नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कंग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। शायद आप यकीन ना करें, पर सिर्फ सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना ही आपको 80% लोगों से आगे ले जाता है। अपने लाइफ में सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं जो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संस्कृत सीखने का एक ऐसा अजूबा तरीका ढूंढ निकाला हूँ जिसके माध्यम से आप मात्र 10% अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बहुत ही आसानी से संस्कृत को डायरेक्ट हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं उन अजूबा तरीकों को। दोस्तों, आपको इस चित्र पर ध्यान देते हुए हमारे इस एक एक शब्द को ध्यान से सुनना तथा समझना है। ऑटोमेटिक ही ये संस्कृत वाक्य हिंदी वाक्य में कन्वर्ट हो जाएगा। वो कैसे, चलिए देखते हैं। कहता है, अस्मिन् चित्रे एकम उद्यानम अस्ति। अस्मिन् चित्रे, दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि अस्मिन् तथा चित्रे दोनों में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। और जब इस तरह की बात आए कि 2, 3, 4 ऐसे शब्द हो जिसमें एक ही विभक्ति तथा एक ही वचन हो, तो उसका कारक चिन्ह हम सबसे लास्ट वालों के साथ लेते हैं। जैसे अस्मिन्, इसका हिंदी हो जाएगा, इसमें सप्तमी का एक वचन है इसलिए इसका कारक चिन्ह में, तो हिंदी हो जाएगा इस में। इसी प्रकार से चित्रे, इसमें भी सप्तमी का एक वचन है, इसका भी हिंदी हो जाएगा चित्र और इसका कारक चिन्ह में हो जाएगा में। तो पूरा हो जाएगा अस्मिन् का इसमें तथा चित्रे का चित्र में। लेकिन हम कारक चिन्ह सिर्फ लास्ट वाले यानी कि चित्र के साथ ही लेंगे। इस अस्मिन् वाले में कारक चिन्ह को लोप कर देंगे, तो अस्मिन् चित्रे का हिंदी हो जाएगा इस चित्र में। यहाँ तक समझ गए। आगे है एकम उद्यानम अस्ति। एकम यानी कि एक, उद्यानम यानी कि बगीचा, और अस्ति का मतलब होता है। तो पूरा अर्थ हो जाएगा इस चित्र में एक बगीचा है। ऐसे यहाँ पर चित्र नहीं रहता तो हम अस्मिन् का अर्थ लेते इसमें, और लेकिन यहाँ पर चित्र है इसलिए इसमें में का लोप करके हम सिर्फ में का प्रयोग चित्र के साथ ही करेंगे। तो हो जाएगा इस चित्र में एक बगीचा है। कितने आसानी से हमारा ये संस्कृत वाक्य हिंदी वाक्य में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार से आप मजे मजे में संस्कृत सीख जाओगे, बस आप ध्यान देते रहो। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहता है, अत्र बालाः कन्दुकेन क्रीडन्ति। अत्र, दोस्तों ये अत्र अव्यय शब्द है, इसका हिंदी होता है यहाँ। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अत्र का हिंदी क्या होगा? यहाँ। बालाः, दोस्तों ये बाला शब्द बहुवचन में है, बालः बालव बालाः। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब ये बहुवचन में है तो अब ये बच्चे बहुवचन में है, इसलिए अब ये आगे जो कुछ भी करेंगे ये बहुवचन में ही करेंगे। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बालाः कन्दुकेन, यहाँ केन यानी कि तृतीया का एक वचन लगा हुआ है। कंदुक का मतलब होता है गेंद, कंदुक का मतलब गेंद, और यहाँ तृतीया एन लगा हुआ है, और तृतीया का कारक चिन्ह होता है प्रथमा का होता है प्रथमा कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से। तो गेंद के साथ हम इसका कारक चिन्ह से को जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ बच्चों गेंद से क्रीडन्ति। दोस्तों अभी हमने बताया कि बच्चे बहुवचन में है इसलिए आगे जो कुछ भी करेंगे वो बहुवचन में ही करेंगे। तो बच्चे यहाँ क्रीड यानी कि खेलने का काम करता है तो बहुवचन में करेंगे क्रीडन्ति। अगर यहाँ एक बच्चे होता तो हम यहाँ क्रीडति लिखते एक वचन में, अगर यहाँ 2 बच्चे होता तो हम यहाँ क्रीडता लिखते द्विवचन में, लेकिन यहाँ बालाः यानी कि बहुवचन में है तो हम यहाँ क्रीडन्ति बहुवचन में ही लिखेंगे। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा यहाँ बच्चे गेंद से खेलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे अब तीसरा वाक्य है, इयम प्रभात कालस्य सुंदर बेला अस्ति। यम, दोस्तों यम का मतलब होता है यह, यम का मतलब यह होता है, अयम का मतलब भी यह होता है, तथा इदम का मतलब भी यह होता है। बस फर्क इतना है कि यम शब्द का प्रयोग हम स्त्रीलिंग के लिए करते हैं, अयम शब्द का प्रयोग हम पुल्लिंग के लिए करते हैं, और वहीं इदम शब्द का प्रयोग हम नपुंसक लिंग के लिए करते हैं। यहाँ है प्रभात कालस्य यानी कि सुबह, तो यह सुबह शब्द जो है स्त्रीलिंग है इसीलिए यहाँ पर यम शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर यहाँ पर पुल्लिंग शब्द होता तो हम यहाँ पर अयम लिखते, अगर यहाँ पर नपुंसक लिंग यानी कि कुल्लिंग शब्द होता तो हम यहाँ पर इदम लिखते।
तो यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यम लिखा हुआ है। यह प्रभात काल अस्य, यहाँ अस्य यानी कि षष्ठी का एक वचन है और षष्ठी का कारक चिन्ह होता है का, के, की अथवा रा, रे, री। तो हम यहाँ अपने अनुसार से का अर्थ ले लेंगे। तो प्रभात काल का या फिर सुबह का सुंदर बेला। दोस्तों बेला का मतलब अव्यय शब्द है, बेला का मतलब होता है समय, बेला का मतलब समय, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और अस्थि का मतलब अभी हमने बता दिया क्या होता है। तो हो जाएगा यह प्रभात काल, इसका कारक चिन्ह लेंगे का, प्रभात काल का सुंदर समय है। कितने आसानी से संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट हो रहा है। पूरा अर्थ लेंगे, यह प्रभात काल का या फिर सुबह का सुंदर समय है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है उपवने पुष्पाणि विकसन्ति। उपवने, दोस्तों उपवने में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। उपवन यानी कि बगीचा और सप्तमी का एक वचन है। सप्तमी का कारक चिन्ह होता है में या फिर पर, तो हम यहाँ में अर्थ लेंगे क्योंकि पर तो हम ले नहीं सकते। उपवन, उपवन पर या फिर बगीचा पर तो हम बोल नहीं सकते, तो हम में अर्थ लेंगे। बगीचा में पुष्पाणि, पुष्पाणि, दोस्तों यहाँ पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पाणि बहुवचन में है। फिर अब ये आगे जो कुछ भी करेंगे बहुवचन में ही करेंगे। तो पुष्प आगे विकसन्ति यानी कि खिलने का काम करता है, तो ये बहुवचन में ही करेगा विकसन्ति। अगर यहाँ एक पुष्प होता, सिर्फ पुष्पम होता, तो हम यहाँ विकसते लिखते एक वचन में। अगर यहाँ दो पुष्प होता पुष्पे, तो हम यहाँ विकसता लिखते द्विवचन में। लेकिन पुष्पाणि बहुत सारे फूल है, इसलिए हम यहाँ बहुवचन में लिखेंगे विकसन्ति यानी कि खिलते हैं। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा उपवन में या फिर बगीचा में फूल खिलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है अत्र वृक्षे दुऔ खगौ कूजतः। अत्र, दोस्तों अभी अत्र का हमने हिंदी समझा क्या होता है। यहाँ ये अव्यय शब्द है। यहाँ वृक्षे, जिस प्रकार से उपवने उसी प्रकार से वृक्षे, दोनों में सप्तमी का एक वचन है। कारक चिन्ह हो जाएगा में अथवा पर, तो हम यहाँ पर लेंगे कारक चिन्ह, क्योंकि वृक्ष है, वृक्ष के साथ हम में का तो प्रयोग कर नहीं सकते वृक्ष में, इसलिए हम वृक्ष पर का प्रयोग करेंगे। यहाँ वृक्ष पर दुऔ खगौ, दो पक्षी। दोस्तों अब यहाँ दो पक्षी यानी कि द्विवचन में है, तो अब ये दो पक्षी आगे जो कुछ भी करेंगे वो द्विवचन में ही करेंगे। तो ये आगे कूजतः यानी कि कूजने का काम करता है। तो यहाँ दोस्तों अगर एक पक्षी होता तो हम यहाँ कूजती लिखते, यहाँ दो है इसलिए कूजता है। यहाँ अगर बहुवचन में होता तो हम विकसन्ति की तरह ही कूजन्ति लिखते। तो इसका पूरा अर्थ हो जाएगा अत्र वृक्षे दुऔ खगौ कूजतः। यहाँ वृक्ष पर दो पक्षी कूजते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रथम अनुच्छेद। इसी प्रकार से हमारा कुल 3 अनुच्छेद हैं। आइए अब हम दूसरे अनुच्छेद को समझते हैं। दोस्तों पिछले अनुच्छेद के तरह ही इस अनुच्छेद में भी आपको इस चित्र पर ध्यान देते हुए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना तथा समझना है। कहता है इदम वर्षायाः दृश्यम अस्ति। इदम, इदम का मतलब अभी हमने बताया पिछले अनुच्छेद में क्या होता है, यह। और इदम का प्रयोग हम नपुंसक लिंग के लिए करते हैं। यहाँ है वर्षा यानी कि नपुंसक लिंग है, इसीलिए यहाँ पर इदम शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ कहता है वर्षायाः यानी कि षष्ठी का एक वचन है। वर्षा के साथ हम इसका कारक चिन्ह ले लेंगे का, के, की, रा, रे, री, तो हम यहाँ का अर्थ लेंगे, वर्षा के साथ का जोड़ देंगे। वर्षा का दृश्यम यानी कि दृश्य, और अस्ति का मतलब क्या होता है। तो पूरा अर्थ हो जाएगा यह वर्षा का दृश्य है। कितने आसानी से संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट हो रहा है, यह वर्षा का दृश्य है। आगे कहता है मेघाः आकाशात् वर्षन्ति। मेघा, मेघौ, मेघा, मेघः, मेघौ, मेघाः। दोस्तों ये मेघा बहुवचन में है, इसलिए आगे जो कुछ भी करेंगे वो बहुवचन में ही करेंगे। कहता है मेघा आकाशात्, यहाँ आत है। दोस्तों आत पंचमी का एक वचन है, यानी कि आकाश के साथ हम पंचमी का कारक चिन्ह को जोड़ेंगे। तो पंचमी का कारक चिन्ह होता है, प्रथमा होता है कर्ता ने, द्वितीया कर्म को, तृतीया करण से, चतुर्थ संप्रदाय को अथवा फिर के लिए, तथा पंचमी होता है आपादान से। तो हम यहाँ आकाश के साथ इसका कारक चिन्ह से को जोड़ेंगे तो हो जाएगा आकाश से बरसंती। यहाँ मेघ बरसने का काम करता है, बरसंती। अगर यहाँ मेघा होता तो हम यहाँ बरसते लिखते, अगर मेघा होता तो हम यहाँ बरसता लिखते। अगर लेकिन यहाँ मेघा बहुवचन में है इसलिए हम बरसंती लिखेंगे। तो पूरा अर्थ हो जाएगा मेघ आकाश से बरसते हैं। आइए आगे देखते हैं।
आगे अब तीसरा वाक्य है एका महिला द्वौ बालौ च छत्रम धृत्वा गच्छन्ति। एका महिला द्वौ बालौ च, एका महिला एक महिला, दोस्तों एका, एकः तथा एकम, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। बस हम स्त्रीलिंग के लिए एका का प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग के लिए एकः का तथा नपुंसक लिंग के लिए एकम का प्रयोग करते हैं। यहाँ महिला है यानी कि स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर एका शब्द का प्रयोग किया गया। एक महिला द्वौ बालौ, दो बच्चे, च, दोस्तों च का प्रयोग हम एक शब्द पीछे करते हैं। यहाँ एक महिला एक शब्द है, दूसरे शब्द है दो बच्चे, तो हम च का प्रयोग एक शब्द पीछे यूज करेंगे। लिखते हैं एक शब्द आगे और यूज करते हैं एक शब्द पीछे। च का अर्थ होता है और, तो हो जाएगा एक महिला, च का लेंगे और दो बच्चे, एक महिला और दो बच्चे, छत्रम छाता को, बालकम बालक को, फलम फल को, यानी कि द्वितीया का एक वचन है और द्वितीया का कारक चिन्ह होता है प्रथमा कर्ता ने द्वितीया क्रम को, तो यहाँ छत्रम है छाता को। इतना पहले फिर से समझेंगे। एक महिला और दो बच्चे छाता को धृत्वा, दोस्तों धृ मतलब होता है पकड़ना, और जब इसमें कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो पकड़ने के साथ इसमें कर जुड़ जाता है, तो हो जाएगा पकड़ कर, गच्छन्ति जाते हैं। यहाँ एक महिला और दो बच्चे, टोटल तीन हो गए, इसलिए तीन हो गए यानी कि बहुवचन में हो गए, इसलिए आगे जो कुछ भी करेंगे वो बहुवचन में ही करेंगे। ये बात आपने पहले से ही जान चुके हैं। तो यहाँ गच्छन्ति यानी कि जाने का काम करता है, इसलिए गच्छन्ति बहुवचन में है, क्योंकि ये दो और एक मिलाकर तीन हो गए। अगर यहाँ एक होता तो हम यहाँ गच्छति लिखते, अगर दो होता तो हम गच्छता लिखते, लेकिन यहाँ बहुवचन में हो गया इसलिए गच्छन्ति। तो हो जाएगा एक महिला और दो बच्चे छाता को पकड़कर, जिसमें कत्वा शब्द जुड़ जाता है वहां पर अर्थ कर, वहां पर हम कर अर्थ को जोड़ लेंगे। धृ मतलब पकड़ना, इसमें कत्वा जुड़ गया तो धृत्वा पकड़ कर गच्छन्ति जाते हैं। एक महिला और दो बच्चे छाता को पकड़कर जाते हैं। आइए आगे समझते हैं। कहता है अत्र एक विद्यालय अस्ति। अत्र, अत्र का मतलब हमने पिछले अनुच्छेद में समझा कि यहाँ एकह एक, दोस्तों अभी हमने समझा एकह शब्द का प्रयोग हम पुल्लिंग के लिए करते हैं। यहाँ विद्यालय है जो कि पुल्लिंग है, इसलिए एकह शब्द का प्रयोग किया गया। यहाँ एक विद्यालय, अस्ति का मतलब है, तो हो जाएगा यहाँ एक विद्यालय है। कितने आसानी से संस्कृत से हिंदी में कन्वर्ट हो रहा है। आगे कहता है विद्यालयम निक्सा एकम बास्केट कंदुक क्षेत्रम अस्ति। विद्यालयम निक्सा, दोस्तों निक्सा का मतलब होता है निकट, ये अव्यय शब्द है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, निकट। लेकिन ये निक्सा कहता है कि हम जिसके भी निकट रहेंगे उसमें द्वितीया विभक्ति होगा, तो निक्सा अभी विद्यालय के निकट है इसलिए विद्यालय में द्वितीया विभक्ति है। अगर ये निक्सा घर के पास रहता, घर के निकट रहता, तो हो जाता गृहम, तो इसका अर्थ हो जाएगा विद्यालय के निकट। हम यहाँ के अर्थ लेंगे, जबकि के यानी कि षष्ठी, यहाँ पर विद्यालय से होना था, लेकिन हम अर्थ अपने अनुसार लेंगे। लेकिन यहाँ पर विद्यालय में द्वितीया विभक्ति जो है ये हमने नहीं, ये निक्सा ने आकर कर दिया है, इसलिए रहेगा द्वितीया विभक्ति ही, लेकिन अर्थ हम अपने अनुसार से लेंगे, जो हमारा उचित बैठेगा वही अर्थ लेंगे। हो जाएगा विद्यालय के निकट एक एकम। यहाँ एकम, एकम शब्द का प्रयोग हम नपुंसक लिंग के लिए करते हैं। यहाँ बास्केटबॉल क्षेत्र है, यानी कि बास्केटबॉल का खेल क्षेत्र है जो कि नपुंसक लिंग है, इसीलिए यहाँ पर एकम शब्द का प्रयोग किया गया। विद्यालय के निकट एक बास्केटबॉल का खेल क्षेत्र अस्ति का मतलब है, तो पूरा अर्थ हो जाएगा विद्यालय के निकट एक बास्केटबॉल खेल क्षेत्र है। तो दोस्तों ये है दूसरा अनुच्छेद। आइए अब हम तीसरे अनुच्छेद को समझते हैं। दोस्तों इस तीसरे अनुच्छेद को भी आप ध्यान से समझेंगे, बहुत मजा आएगा। कहता है अस्मिन् चित्रे एक सरोवर अस्ति। अस्मिन् चित्रे, पिछले अनुच्छेद के तरह ही इसमें भी अस्मिन् तथा चित्रे दोनों में सप्तमी का एक वचन है। अर्थ हम इसका कारक चिन्ह में हम सिर्फ लास्ट वाले चित्र के साथ लेंगे, तो हो जाएगा इस चित्र में एक सरोवर, एक सरोवर यानी कि तालाब, और अस्ति का मतलब क्या होता है, तो हो जाएगा इस चित्र में एक तालाब है। इस चित्र जो है इसमें एक तालाब है। आगे कहता है द्वौ हंसौ, दो हंस, यहाँ दो हंस है, इसलिए आगे जो कुछ भी करेंगे वो द्विवचन में ही करेंगे। दो हंस स्व, अपने, स्व मतलब अपने, चंचुभ्याम, यहाँ तृतीया का द्विवचन है, तृतीया का द्विवचन, चोंच से। तृतीया का कारक चिन्ह क्या होता है, प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया करण से,
तो यहाँ चंचुभ्याम, यहाँ क्योंकि हंस कितने हैं तो 2 है, जब हंस 2 है तो इसके चोंच भी 2 ही होंगे, इसलिए द्विवचन में है। अगर यहाँ 3 हंस होता तो यहाँ पर चोंच भी 3 होता, तो हम यहाँ बहुवचन में लिखते, लेकिन 2 ही हंस है इसलिए द्विवचन में। स्वचंचुभ्याम, अपने चोंच से काष्ठ खंडम, लकड़ी के खंड को, यहाँ खंडम द्वितीया विभक्ति का एक वचन है, द्वितीया कारक चिन्ह प्रथमा कर्ता ने द्वितीया क्रम को, काष्ठ खंड को यानी कि लकड़ी के खंड को धृत्वा, धीरी मतलब पकड़ना, इसमें कत्वा लगा हुआ है, धृत्वा यानी कि पकड़ कर, जहाँ पर कत्वा लग जाता है उसका वहाँ पर हम कर अर्थ जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा धीरी मतलब पकड़ना, इसमें कर जोड़ देंगे तो हो जाएगा धृत्वा, पकड़ कर। कच्छपः, कछुआ को नयतः ले जाता है, नी मतलब ले जाना, नयतः, यहाँ 2 हंस है इसलिए यहाँ पर नयतः द्विवचन में है, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि हंस की संख्या 2 है, इसलिए आगे जो कुछ भी करेंगे वो द्विवचन में ही करेंगे, नयतः। अगर यहाँ 1 हंस होता तो नयति, 2 है इसलिए नयतः। अगर यहाँ बहुत सारे हंस होते बहुवचन में तो क्या हो जाता, नयन्ति। एक बार फिर से पूरा समझेंगे। 2 हंस अपने चोंच से लकड़ी के खंड को पकड़कर कछुआ को ले जाता है। आगे कहता है कच्छपः तूष्णीम आसीत, कच्छपः कछुआ, तूष्णीम, ये तूष्णीम अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है चुपचाप, इसे आप ध्यान में रखेंगे, चुपचाप, कछुआ चुपचाप, आसीत था, आसीत मतलब था, जना, तो पूरा अर्थ हो जाएगा कछुआ चुपचाप था। जनाः तान दृष्ट्वा परस्परम वदन्ति अस्मः, जनाः, जनाउ जनाउ जनाउ, जनः जनाउ जनाः, ये बहुवचन में है इसलिए आगे जो कुछ भी करेंगे बहुवचन में ही करेंगे। लोग तान यानी कि उसको, सतवते तमतव तान तृतीया का द्विवचन है, उनको या फिर उसको, किनको, तो 2 बगुला 2 हंस जो है कछुए को लेकर जा रहा था, इसको देखकर, तान उसको, दृष्टवा देखकर, जैसे धृत्वा पकड़कर उसी प्रकार से दृष्टवा देखकर, परस्परम आपस में, वदन्ति, यहाँ जनाः बहुवचन में था इसलिए वदन्ति बहुवचन में। अगर 1 होता जनः तो क्या हो जाता, वदति, अगर जनाउ रहता तो वदतः, बहुत सारे हैं यानी कि बहुवचन में है इसलिए वदन्ति। अस्म यानी कि थे, पूरा अर्थ हो जाएगा लोग उनको देखकर आपस में बोलते थे यानी कि बातचीत करते थे। आगे कहता है कोलाहलम श्रुत्वा कच्छपः अवदत् अपतत् अनश्यत् च, कोलाहलम यानी कि हल्ला को, कोलाहल मतलब हल्ला, यहाँ पर द्वितीया विभक्ति लगा हुआ है तो को हम कारक चिन्ह जोड़ देंगे। कोलाहल को, हल्ला को, श्रुत्वा सुनकर, धीरत्वा पकड़कर, दृष्टवा देखकर, उसी प्रकार से श्रुत्वा सुनकर, कच्छपः कछुआ, अवदत् यानी कि बोला, अपतत् अनश्यत् च बोला, अपतत् गिर गया, जैसे ही कछुआ बोलेगा तो इसके मुंह से लकड़ी छूट जाएगा, जब छूट जाएगा तो ये अपतत् गिर जाएगा। इसके बाद है अनश्यत् च। अभी हमने पहले अनुच्छेद में समझा कि च का प्रयोग हम एक शब्द पीछे करते हैं, तो एक शब्द पीछे आएंगे, यहाँ पर हम लेंगे और, अपतत् के बाद और शब्द का प्रयोग करेंगे च के लिए। हल्ला को सुनकर कछुआ बोला, गिर गया, और अनश्यत् नष्ट हो गया। कोलाहल श्रुत्वा, हल्ला को सुनकर कछुआ, अवदत् कुछ बोला, अपतत् गिर गया, और जब गिर गया तो नष्ट हो गया, मर गया। तो दोस्तों ये था हमारा चित्राधारित वर्णन। हम जानते हैं कि आपको 50% समझ में आ गया होगा, लेकिन नहीं, आपको 20% भी समझ में आ गया तो बहुत आ गया, क्योंकि हम इस टॉपिक का 1-2 पार्ट नहीं पूरे 5 पार्ट बना चुके हैं। यदि आपको एक पार्ट से 20% भी समझ में आता है तो बाकी के 5 पार्टों को मिलाकर आपको 100% समझ में आ ही जाएगा। तो बिना किसी देरी के आप बाकी के सभी पार्टों को जरूर ही देख लीजिए, और यदि सीखने में मजा आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।